नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों, मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के कुछ उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, वन लाइनर के रूप में बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी न कभी एग्रीकल्चर के किसी न किसी एग्जाम में इनको पूछा गया है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि पूरे हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वन लाइनर के रूप में मैंने बनाए थे वो आप तक पहुँचा सकूँ। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, आराम से पेन लेकर देखिए। बहुत कम समय में 200 से 250 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वह मैं कंप्लीट कराना चाहूँगा। फिर भी अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी तो पीडीएफ अवेलेबल मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अपने आप करवा दूंगा। मैं किसी भी वीडियो जिसमें ऐसी पीडीएफ की आवश्यकता होती है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वन लाइनर के रूप में है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय आपके पास बचा है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्ग का सेव किसे कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्ग का सेव केले को कहा जाता है। वही बात आती है स्वर्ग का पेड़ किसे कहा जाता है, तो नारियल को श्रीफल की संज्ञा दी गई है और इसे स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। अब दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने एक साथ बताया, स्वर्ग का सेव केला, स्वर्ग का सेव पेड़ नारियल को कहा जाता है। फिर बात आती है कांटे रहित नींबू की कौन सी वेराइटी है, तो ताहिती लाइम ऐसा वेराइटी है जिसमें कांटे नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत जल्दी मैं थोड़ा सा करवा रहा हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। शालीमार बगीचा कहाँ स्थित है, ये कश्मीर में स्थित है और बगीचों से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस टॉपिक में क्लियर करवा दूंगा। शालीमार बगीचा कहाँ पर है, तो ये शालीमार बगीचा आपके कश्मीर में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है शक्कर स्वयं परिरक्षक का कार्य किस सांद्रता पर करती है। देखिए, परिरक्षण के पॉइंट में पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है, या आपसे सीधा ये पूछ ले कि जैम में परिरक्षक का कार्य कौन करता है, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में आपको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी मिलेगा, आपको सोडियम बेंजोएट भी मिलेगा, सिरका भी मिलेगा, और चौथा ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा नन ऑफ द अबव या शक्कर स्वयं। तो शक्कर स्वयं परिरक्षक का कार्य कितनी सांद्रता पर करती है, अगर किसी पदार्थ में शक्कर 65% के लगभग या उससे ऊपर है तो वो स्वयं क्या कर लेगी, परिरक्षक का कार्य करेगी। और जैम जेली में 65 से ज़्यादा शक्कर होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ परिरक्षक का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी परिरक्षक नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि 60% या 65% से ऊपर शक्कर स्वयं क्या करती है, परिरक्षक का कार्य करती है। वही बात आ जाती है नमक स्वयं परिरक्षक का कार्य कितने % पे करता है, तो 15% अगर नमक की सांद्रता हो जाए तो वो स्वयं परिरक्षक का कार्य कर लेता है। फिर बात आती है राजस्थान उद्यान निदेशालय कब स्थापित हुआ और कहाँ पर है, तो 1989 में राजस्थान उद्यान निदेशालय की स्थापना हुई थी और ये वर्तमान में जयपुर में स्थित है। और पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम फूल मंडी कहाँ पर है, तो पुष्कर अजमेर में इसकी प्रथम फूल मंडी स्थापित थी। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध संतरा कहाँ का है। देखिए, अगर भारत में पूछ लिया जाए तब तो नागपुर में है, और बात आई राजस्थान की तो झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध संतरा है, इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। उसके बाद बात आती है राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध अमरूद कहाँ का है। बात करें अमरूद की भारत के लेवल पे तो यूपी का या उत्तर प्रदेश का जो अमरूद है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो सवाई माधोपुर का जो अमरूद है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद बात आती है राजस्थान में सर्वाधिक अनार कहाँ का प्रसिद्ध है। बात कर ली जाए भारत के स्तर पर तो महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और वहीं का ये फेमस है, लेकिन अगर बात आ जाए राजस्थान की तो जालोर के आहोर नामक स्थान पर सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है, ये वहाँ का जो अनार है वो प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद बात आती है राजस्थान में सर्वाधिक बेर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर और चौमू जयपुर, इन दोनों स्थानों के जो आपके बेर है वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिरक्षक के रूप में। देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। रंगीन पदार्थों में परिरक्षक कौन सा काम में लिया जाता है और रंगहीन में कौन सा लिया जाता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। अगर आपका रंगीन कोई पदार्थ है तो सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं, हालांकि सोडियम बेंजोएट जो है वो थोड़ा हार्मफुल होता है मानव स्वास्थ्य के लिए, लेकिन क्योंकि रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसलिए जो भी परिरक्षक पदार्थ आप मिला रहे हैं जिसमें उसका रंगीन होना आवश्यक है। अगर आप सोडियम बेंजोएट
बेंजोएट मिला रहे हैं तो आपको रंगीन पदार्थ में ही मिलाना है, कलर्ड में मिलाना है, आपका कलर खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपके उस पदार्थ का कोई कलर ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाना चाहिए। बात आती है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में सक्रिय तत्व कौन होता है या परिरक्षक का कार्य कौन करता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो SO2 जो गैस है वो KMS में सक्रिय तत्व या परिरक्षक का कार्य करती है। वहीं सोडियम बेंजोइट में सक्रिय तत्व के रूप में बेंजोइक अम्ल काम करती है, ये पदार्थ को खराब होने से बचाती है। वहीं बात एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है KMS या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं K2S2O5 या K2O.2S2O2 के नाम से इसे जाना जाता है। ये इसका फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं ये राइट फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। उसके बाद पूछी जाती है सबसे अच्छा जैम किसका बनता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या हो जाता है, या तो आपसे हिंदी पूछ लेंगे, अवले या फलपाक पूछ लिया, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैम अगर पूछ रहे हैं तो वो किसके लिए पूछा जाता है, तो जैम सेब का सबसे अच्छा बनता है। उसके बाद बात आती है जेली, जिसे हिंदी में अवले भी कहा जाता है, ये अमरूद की सबसे बेस्ट बनती है। उसके बाद बात आती है सबसे अच्छी कैंडी किस फल की बनती है, तो आंवला नामक फल की सबसे अच्छी कैंडी का निर्माण आंवले से किया जाता है। उसके बाद अगली बात आती है सिरका जो होता है उसमें सक्रिय तत्व क्या होता है जो परिरक्षक का कार्य करता है, तो एसिटिक एसिड इसमें सक्रिय तत्व होता है। और क्वेश्चन पूछा हुआ है सिरके में एसिटिक एसिड कितना पाया जाता है, 6.5% एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। अब बात आती है सिरका कितनी सांद्रता पर परिरक्षण का कार्य करता है। अगर किसी पदार्थ में आप 2 से 3% सिरका मिला रहे हो तो वो आपके परिरक्षक का कार्य करेगा। उसके बाद पूछा गया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आदर्श जेली में पेक्टिन की मात्रा, अगर कोई जेली बनी है तो उसमें पेक्टिन की कितनी मात्रा होगी, तो 1%। वही बात आ जाती है आदर्श जेली में अम्लता 3.2 pH अगर उसकी अम्लता है तो ये आदर्श जेली की है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो इसलिए ध्यान रखना। अगर पेक्टिन पूछ रहे हैं 1% और pH या अम्लता पूछी जाए तो 3.2 pH। उसके बाद अगली बात आती है कि ताड़ी किससे बनती है। अब ये कुछ ऐसे फ्रूट बेवरेज हैं जो तैयार होते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू और कहीं ना कहीं बेवरेज के रूप में या पीने योग्य पदार्थों के रूप में काम में आते हैं। देखिए ताड़ी नारियल या पाम के पेड़ से, प्लांट से तैयार की जाती है और ये कुछ लोग नशे के रूप में, कुछ लोग इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक टाइप का बेवरेज है जो नारियल और पाम पेड़ से तैयार होता है। उसके बाद बात आती है नीरा किससे तैयार होता है, ये भी एक बेवरेज है, पेय सामग्री है जो पाम पेड़ से तैयार होती है। तीसरी बनती है फेनी, ये फर्मेंटेशन से तैयार होती है, किससे तैयार होती है, कैशू एप्पल से। अब बात आ जाती है एप्पल कैशू एप्पल क्या फ़र्क है। एप्पल सेव को कहा जाता है, कैशू एप्पल जो काजू लगते हैं उसके ऊपर जो फल बनता है उसे कहा जाता है कैशू एप्पल। अब आप इस चित्र को देख पाएंगे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ जो काजू लगा हुआ और ऊपर जो एक एप्पल की स्ट्रक्चर है इसी को कैशू एप्पल कहा जाता है और इसके फर्मेंटेशन से जो तैयार की जाती है उसे फेनी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, फेनी किससे तैयार होता है, कैशू एप्पल से। आपने पढ़ा होगा, आज आप देख लीजिए कि कैशू एप्पल किसे कहा जाता है। उसके बाद बात आती है सीडार किससे बनता है, बहुत ज़्यादा ये काम में आता है। सीडार सेब के रस के फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। उसके बाद बात आती है भारत में सबसे ज़्यादा अचार किसका बनता है। आप सब जानते हैं केरी या आम, कच्चे आम का जो अचार है भारत में सबसे ज़्यादा बनता है, लेकिन अगर बात कर ली जाए विश्व की तो खीरे का अचार सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पेक्टिन परीक्षण के लिए क्या क्या उपयोग में किया जाता है। 2-3 चीज़ें मुख्यतः काम में ली जाती है। अगर बात की जाए एल्कोहल टेस्ट की तो मेथिल एल्कोहल CH3OH नामक रसायन का उपयोग लिया जाता है और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात आ जाए तो जेल मीटर द्वारा भी हम परीक्षण करते हैं कि जेली में पेक्टिन कितना है। अब ये ध्यान रखिएगा, जेली में पेक्टिन ज्ञात करने के लिए जेल मीटर भी ऑप्शन में मिल सकता है और जेली मीटर भी मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जेल मीटर से। अगली बात आती है TSS किससे नापा जाता है, यानी किसी भी वस्तु की TSS किससे नापी जाती है, रिफ्रैक्टोमीटर से नापी जाती है और इस रिफ्रैक्टोमीटर में जो रीडिंग है वो 0 से 20 तक रीडिंग होती है। उसके बाद बात आती है तो नमक की सांद्रता किससे नापी जाए, नमक की सांद्रता सेलोमीटर या सेलोनीमीटर से नापी जाती है। इसकी जो रीडिंग होती है वो 0 से 100 तक रीडिंग होती है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है रिफ्रैक्टोमीटर के संदर्भ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
उसके बाद बात आती है आगरे का पेठा किसका उदाहरण है, तो एक तरह से कैंडी का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है आंवले में कसेलापन किसके कारण पाया जाता है, एक टेनिन के कारण पाया जाता है। टेनिन कौन सा, ल्यूकोएंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लांचिंग क्या है। देखिएगा ब्लांचिंग एग्रीकल्चर में दो तरीके से पूछी जाती है। पहला होता है आंवले में कसेलापन दूर करने के लिए काम में ली जाने वाली जो टेक्निक है उसे ब्लांचिंग कहते हैं। क्या होती है ब्लांचिंग, आप जब आंवले का मुरब्बा बना रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले चारों तरफ से उसको पीन या किसी भी निकोली चीज़ से उसके चारों तरफ छेद करते हैं, फिर उसको नमक के पानी में रखते हैं, जिससे क्या होता है उसका जितना भी कसेलापन होता है वो दूर हो जाता है। ये ब्लांचिंग क्रिया कहलाती है। एकदम गर्म पानी में डालते हैं, फिर उसको एकदम ठंडे पानी में डालते हैं, ये पूरा प्रोसेस है, आप परिरक्षक में पढ़ पाएंगे, इसको ब्लांचिंग बोलते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी प्रक्रिया और होती है फूल गोभी में। जब फूल गोभी में कर्ड बनता है, उस कर्ड को क्या करते हैं हम, उसी के पत्तों के द्वारा ढक दिया जाता है या किसी और मटेरियल के द्वारा ढक दिया जाता है, जिससे सनलाइट सीधी उस पर नहीं गिरे और आपको क्या हो, आपका जो कार्ड है वो पीला नहीं पड़े। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको भी ब्लांचिंग बोलते हैं। तो ब्लांचिंग दो तरीके से काम में आती है, आंवले का कसेलापन दूर करने के लिए और फूल गोभी के कर्ड को पीला पड़ने से रोकने के लिए। ये दोनों तरह की ब्लांचिंग आपकी होती है। उसके बाद अगली बात की जाए, अगर फ्रांस में सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी। उसके बाद बात आती है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पे, ये लुधियाना पंजाब में है और यहाँ ही से सारे के सारे यूँ मान के चलिए टिलेज के जितने भी उपकरण होते हैं वो यहाँ से निकले हुए। उसके बाद बात आती है मार्मलेड बनाने के लिए माल्टा एवं संतरा के छिलके का क्या अनुपात होता है। इसमें छिलके भी ऐड किए जाते हैं, इनका जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। उसके बाद पीएमओ 1955 आपने एक नाम सुना होगा, और कुछ समय पहले जब से FSSAI नहीं आया उससे पहले किसी भी खाद्य सामग्री के पीछे FPO लिखा होता था। इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि FPO की फुल फॉर्म क्या होगी। तो फिर ये दिक्कत आ जाती है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है या फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है। हिंदी में याद रख लीजिए, फल उत्पाद आदेश इसे कहा गया। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत था और इसी को चेंज होने के बाद 2011 में लगभग FSSAI की स्थापना की गई। ये पूरे के पूरे उन मानकों पर कार्य करता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है किसी भी फल उत्पाद में। उसके बाद अगली बात करें, जो मैं बात कर रहा था कि FSSAI ने स्थान ले लिया है FPO का, या और भी जितने भी नियम थे उनका, तो इसकी क्या फुल फॉर्म हो सकती है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर में निशान कहाँ तक होते हैं, हमने पहले ही बात कर ली थी, 0 से 32 तक होते हैं। सेलोमीटर में जो निशान है वो 0 से 100 तक होते हैं, इससे नमक की सांद्रता नापी जाती है। उसके बाद लेक्टोमीटर की बात की जाए तो इनमें जो निशान होते हैं वो 0 से 40 तक होते हैं और इससे दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। और ये किस तरह से काम करते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, कृषि एवं कृषि के उपकरण, वहां पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है जल विले विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन सी और बी जल विले हैं। उसके बाद बात करें वसा विले कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसाविले हैं। उसके बाद क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आम की एंथ्रेक्नोज फ्री किस्म कौन सी है, एडवर्ड है। वही बात कर लें कि आम की एंथ्रेक्नोज प्रभावित किस्में कौन कौन सी है, जिनमें सबसे ज़्यादा ये एंथ्रेक्नोज होता है, तो नीलम इसकी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली किस्म है। उसके बाद बात आती है आम की छाछा रोग प्रतिरोधी किस्म लाल सिंदूरी। और राजस्थान में मेहंदी का उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में सर्वाधिक मेहंदी यहाँ होती है, इसलिए प्रथम स्थान है। और बात की जाए कि इसबगोल उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान होगा, तो पहला स्थान तो गुजरात का है। उसके बाद हमारा कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिल्वर किंग किसकी किस्म है, तो पत्ता गोभी नामक जो फसल है उसकी किस्म है सिल्वर किंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आम की किस किस्म में विटामिन सी पाया जाता है, तो आम की सर्वाधिक पाया जाता है, यूं भी कह सकते हैं। तो लंगड़ा किस्म ऐसी है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद स्वर्ण जागीर किसकी किस्म है, आम की किस्म है। खाने वाला केला या बीज रहित तरबूज, ये किस प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र संख्या में तो ट्राइप्लॉइडी होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। और इस तरबूज के संदर्भ में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें त्रिगुणितता लाते हैं, कैसे डबलिंग होती है, गुणसूत्र दोहरीकरण में कौन सा रसायन काम में आता है, किस अवस्था पर किस सांद्रता में दिया जाता है, ये सारे मैंने वहां पर क्लियर किए हैं।
उसके बाद बात आती है अमरूद की बेदाना किस्म किस प्रकार की है, न तो एन्यूप्लॉइडी प्रकार की किस्म है। और उसके बाद बात करें बीज रहित तरबूज, मैंने पहले ही बता दिया था त्रिगुणित प्रकार की है। सर्वाधिक B2 विटामिन किस में पाया जाता है, बीलू या बील में पाया जाता है, जिसे एगल मार्मेलोस के नाम से जाना जाता है। मुनक्के का निर्माण किससे होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे अंगूर जिनमें बीज होता है उनसे मुनक्के का निर्माण होता है, और ऐसे अंगूर जिनमें बीज नहीं होता है या बीज रहित होते हैं उनसे किशमिश का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन थोड़े से याद रखने लायक है। उसके बाद क्वेश्चन है 1 किलो उत्पाद को अगर परिरक्षित करता है तो सोडियम बेंजोएट की कितनी मात्रा आपको लेनी है, तो 750 ppm आप लोगे। उसके बाद रंगीन फल उत्पादों में परिरक्षक का कार्य कौन करता है, मैंने पहले ही बता दिया था सोडियम बेंजोएट करता है, और 0.1 से 0.15% इसकी मात्रा आवश्यक होती है। उसके बाद बात करें रंगहीन परिरक्षकों का कार्य, तो रंगहीन फलों में परिरक्षक का कार्य जो है वो KMS करता है 750 ppm तक। अगर फ्रूट जूस है तो वहाँ पे आपको 350 ppm डालनी है, और अगर आपका दूसरा है तो 750 ppm। उसके बाद बात आती है फलों में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। फलों में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। फूलों का राजा किसे कहते हैं, गुलाब को कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों का पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको। इसके बाद अगर बात की जाए कि टमाटर केचप में TSS कितना होता है, तो 25%। देखिए केचप और सॉस दोनों में TSS की मात्रा में फ़र्क होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। केचप की बात की जाए 25% TSS होता है, सॉस की बात की जाए 18% TSS होता है। और फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पौधे में वृद्धि किसके द्वारा नापी जाती है, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा नापी जाती है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है, पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और उसके बाद आ जाए कि किस शाकनाशी के छिड़काव से कपास में एपिनास्टी प्रभाव आता है या बंदर पंजा रोग हो जाता है, वो 2,4-D का इफेक्ट से आता है। देखिए 2,4-D के इफेक्ट से जो पत्तियां अंगुली नुमा स्ट्रक्चर में आ जाती है उसी को एपिनास्टी इफेक्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कैप्सेसिन या कैप्सेंथीन का जो कन्फ्यूजन होता है। मिर्च में लाल रंग का कारण कैप्सेंथीन होता है, और मिर्च में तीखेपन का कारण कैप्सेसिन होता है। और भी कौन कौन सी फसलों में कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, इसका मैंने स्पेशल वीडियो तैयार कर रखा है जनरल एग्रीकल्चर या जनरल हॉर्टिकल्चर में, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है बेर की जो प्रजाति है उमरान, ये कहाँ से चयनित है, तो ये राजस्थान की एक चयनित वेराइटी है। उसके बाद कवि की शाकनाशी कौन कौन से, देखिए ऐसे हर्बिसाइड हैं जो कवक के द्वारा तैयार किए गए थे 1980 में। इनमें कोलेगो, डिवाइन, बाइपोलरिस और बायोमाल, ये 4 शाकनाशी हैं। कवकीय शाकनाशी इनको कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। फिर बात आती है जल क्षरण की अवस्थाएं। अब देखिए मैं आपको कंटिन्यूस अवस्थाएं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जल क्षरण की पहली अवस्था कौन सी है, बौछार। दूसरी कौन सी है, परत। तीसरी कौन सी है, रील। चौथी कौन सी है, अवनालिका। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नग्न आंखों से नहीं दिखने वाली और सबसे खतरनाक कौन सी अवस्था है, परत अवस्था, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है जिसमें पता ही नहीं चलता है कि आपका जो क्षरण है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं कि परत का एडवांस कंडीशन कौन सी है, रील, या फिर रील क्षरण का सबसे घातक परिणाम जब होता है तो कौन सी अवस्था आ जाती है, अवनालिका क्षरण आ जाती है। और अवनालिका क्षरण के जो उदाहरण है वो चंबल के बीहड़ हैं। चंबल नदी जब चला करती थी तो इतने गहरे गड्ढे हैं कि ट्रक के ट्रक भी समा जाएं तो उन गड्ढों में नहीं दिखते हैं। तो ऐसा जो उदाहरण है वो अवनालिका क्षरण के हैं। उसके बाद बात आती है वायु क्षरण की अवस्थाएं। तो पहली उछलन है, दूसरी निलंबन है और तीसरी सतह सर्पण है। ये इसके कंटिन्यूअस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है फास्फोरस का सबसे प्रभावी उपयोग करने की विधि कौन सी है या कब है, तो ये कब है, आपके बुआई के समय। यानी कि आप अगर फास्फोरस देना चाहते हैं तो बुआई के समय अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप दे रहे हैं तो आपका ज़्यादा प्रभावी उपयोग नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जाएगी आलू की सुसुप्त अवस्था किससे तोड़ी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। थायोयूरिया का उपयोग किया जाता है आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2015 वाली जो भर्ती थी 2015 में क्लियर हुई थी, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीटी कपास के चारों ओर कितने प्रतिशत दूसरी कपास लगानी चाहिए। देखिए आप लगभग जितने भी बीटी कॉटन आने लगे हैं उनमें पहले एक सीड या रिफ्यूजी सीड कहा जाता है जिसे नॉन बीटी सीड कहा जाता था। अगर आपकी 480 ग्राम बीटी सीड आता है तो उसमें 120 ग्राम आपका कॉटन नॉन बीटी कॉटन आता है, यानी आपको 20% दूसरी कपास लगानी चाहिए। ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखना।
फिर पूछा है किस हार्मोन को प्रतिबल हार्मोन के नाम से जानते हैं, या जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ABA या एब्सिसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नींबू वर्गीय फलों की जो डीग्रीनिंग है उसमें कौन काम आता है, तो सीपा नाम से जो रसायन है CEPA वो काम में आता है। उसके बाद अगर बात करें गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, नारंगी रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण, और प्याज में पीला रंग जो होता है वो क्वेरसिटीन के कारण होता है। उसके बाद अगली अगर बात की जाए कि फ्रेंच गेंदा या मेरीगोल्ड किस प्रकार का है, तो ये टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित नेचर का है। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2011-12 जो हुई थी उसमें भी पूछा हुआ है। पाइनएप्पल किसकी किस्म है। अब पाइनएप्पल से ये दिक्कत आ जाती है कि आप स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं। पाइनएप्पल स्वयं एक फ्रूट है, और फिर वैरायटी पूछ ली तो पाइनएप्पल जो है संतरे या स्वीट ऑरेंज की किस्म है। उसके बाद एक क्वेश्चन और जो 2013 में ही 11 वाली भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था, आजाद क्रांति किसकी किस्म है। देखिए बैंगन और भिंडी दोनों की किस्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ऑप्शन उसमें थे। बाद में जाके माननीय न्यायालय ने इस क्वेश्चन को डिलीट करवाया था, लेकिन ऐसी स्थिति भी बनती है कि समान नाम वाली किस्में आती है, तो इस पर भी मैंने अभी वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि वो 5-7 मिनट का जो वीडियो है वो आपके जरूर 1-2 क्वेश्चन आपको देकर जाएगा। उसके बाद अगली बात की जाए, चिकन एंड हैंड डिसऑर्डर किसका दैहिक विकार है। देखिए चिकन हैंड डिसऑर्डर ये भी क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2011 वाला जो भर्ती थी उसमें पूछा हुआ था। ये अंगूर का दैहिक विकार है, और ये किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। दैहिक विकार के लिए मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 5 वीडियोज में मैंने कंप्लीट चित्र सहित बता रखा है कि किस प्रकार के दैहिक विकार किसकी कमी से होते हैं और उसको दूर करने के क्या उपाय है। तो वहां पर आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है डिप्लोइडिया स्टेम एंड रोड किस फसल का रोग है। ये भी सुपरवाइजर की उसी भर्ती में पूछा हुआ है, आम का रोग है। उसके बाद केले की पन्नामा और उकठा रोग रोधी किस्म कौन सी है, पूवन है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था उसी पेपर में, अमरूद की ललित किस्म कहाँ से निकली है, CISH केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ से ये किस्म निकली हुई है ललित, और उसके बाद श्वेता भी यहीं से निकली थी। तो ये कुछ वैरायटीज़ है जिनका मैंने क्लियरेशन जनरल एग्रीकल्चर में दे रखा है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। आम की केसर किस प्रदेश की किस्म है, ये गुजरात की किस्म है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिमी राजस्थान में बेर की प्रूनिंग का उचित समय, ये भी एग्रीकल्चर भर्ती में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अप्रैल मई, और कहीं कहीं आपको 15 अप्रैल से 15 मई का ऑप्शन भी मिलता है। फिर बात आती है बेर में कलिकायन का क्या समय है, तो वो आपको जुलाई का समय, कौन सी कलिकायन होती है, तो रिंग बडिंग होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है आंवले में पौधे पर किस माह में पुष्प आते हैं, तो मार्च में पुष्प आते हैं। उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ये फिर सुसुप्तावस्था में चला जाता है, और फिर वापस इसमें जब बारिश होती है फिर वापस फलों का निर्माण जो छोटे थे होती है, फिर वापस फलों का निर्माण जो छोटे थे वो बड़े बनते हैं। बेल में फल किस माह में आते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अप्रैल और मई के महीने में बेल में फल आते हैं। आंवले के पानक बनाने में कितना सिट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्योंकि इसमें नहीं मिलाया जाता है तो इसका जो चौथा ऑप्शन था वो नन ऑफ द अबव था। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आंवले का अगर आप पानक बना रहे हैं तो सिट्रिक एसिड की मात्रा आपको नहीं चाहिए। फिर बात आई थी, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, देसी गुलाब के पुष्पों में तेल कितना पाया जाता है, तो ये 0.04% तेल पाया जाता है। और निम्न फसलों में कितने फसलों में कौन सी फसलों में कितना ऑयल होता है, इसका भी मैंने एक स्पेशल वीडियो तैयार रखा है, वहाँ पे आ जाके आप 3 मिनट का वीडियो है, सारी फसलें मैंने कवर की है। उसके बाद पूछा गया है 1 हेक्टेयर में गेंदे की बीज दर कितनी होगी, तो 1.5 किलो सीड आवश्यकता होती है गेंदे की, अगर 1 हेक्टेयर में आप खेती कर रहे हैं तो। उसके बाद मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन में मूलवृंत कौन सा काम में लेते हैं, तो ज़्यादातर जो काम में लेते हैं वो सिट्रस जम्बीरी काम में लिया जाता है। उसके बाद अगर अगली बात करें, पंजाब स्वीट किसकी किस्म है, पपीते की किस्म है। और अगला क्वेश्चन है, टमाटर में फलों में लाइकोपीन पिगमेंट किस ताप पर अधिक बनता है, तो ये लगभग 22 से 23 डिग्री तापमान पर बहुत अधिक बनता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्याज की खेती के लिए पोटास की मात्रा कितनी आवश्यक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पोटास की कितनी मात्रा आवश्यक है। आप यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि इसमें 50, क्योंकि ये जड़ वाली सब्जी है, यहाँ पर आपको हायर अमाउंट में आवश्यकता होती है, तो इस जगह पर आपको लगभग 50 से 100 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करें कौन सा फल शुगर की बीमारी में काम आता है, तो जामुन नामक फल जो है वो शुगर की बीमारी में काम आता है। फिर मर्दा रहित संवर्ध में पौधा उगाने की प्रणाली को
क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, यानी केवल पानी में, आपको मिट्टी नहीं चाहिए, केवल पानी में अगर आप पौधा लगा रहे हो तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। और ये एग्रीकल्चर का नया टर्म है। केतली किसकी किस्म है, बेर की किस्म है। आम की जो सबसे पछेती किस्म है वो कौन सी है, दशहरी है। और मूली की वो किस्म जो मार्च से अगस्त तक आप जिसकी खेती कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि गर्मी में जिसकी आप बुआई कर सकते हैं, पूसा चैत की किस्म है। भिंडी की ग्रीष्मकालीन दर, बीज दर, देखिए इसमें भी ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन बीज दर होती है। ग्रीष्मकालीन में 18 से 20 किलो बीज दर रखी जाती है, जबकि आपकी वर्षाकालीन में कम होती है। तो ये थोड़ा सा आप आइडिया लगाइएगा। फिर बात पूछी जाती है राजस्थान में चैती गुलाब की खेती कहाँ करते हैं, रोजा डेमिसिना तो हल्दी घाटी में, और रोजा इंडिका की खेती कहाँ पर होती है, तो वो आपके पुष्कर में होती है। दोनों ही जगह पर राजस्थान में गुलाब की खेती अच्छी होती है, या तो हल्दी घाटी या फिर पुष्कर। 1 हेक्टेयर में लहसुन की कलियों की बीज दर कितनी होगी, तो ये आपकी 500 केजी पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है अगर आप लहसुन की कलियाँ लगा रहे हैं तो। फिर पूछा हुआ है गोल्ड फ्लेक किसका दैहिक विकार है, टमाटर का है। वाटर कोर किसका है, सेव का है। और चाय में प्यालेनुमा पत्ती जो दैहिक विकार है वो किसकी कमी से होता है, वर्मी कंपोस्ट, माफ़ कीजिएगा, सल्फर की कमी से होता है। उसके बाद बात आती है वर्मी कंपोस्ट का इजाद किसने किया था, तो IRSBB चेन्नई के एक इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल। इन्होंने भारत में वर्मी कंपोस्ट का इजाद किया था, या टेक्नोलॉजी को ये लेकर आए थे। फिर बात आती है राजस्थान की पहली एवं देश की दूसरी एडवांस मिल्क टेस्टिंग एवं रिसर्च लैब कहाँ पर है, ये जयपुर में है, जबकि पहली कहाँ पर थी, करनाल हरियाणा में। उसके बाद बात आती है देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी, ये लूणकरणसर में इसकी घोषणा हुई थी। फिर सिल्वर किंग किसकी किस्म है, तो ये आपकी पत्ता गोभी की किस्म है। पर्पल वियाना किसकी किस्म है, गांठ गोभी की किस्म है। और पपीते की बीज दर, फल वृक्षों में बीज दर केवल एक ही फल की पूछी जाती है, पपीते की 250 से 300 ग्राम। और अभी एक क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, फूल गोभी के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, केटकम कहते हैं। मालफॉर्मेशन रोगरोधी किस्में कौन कौन सी है, मल्लिका और आम्रपाली ऐसी किस्में हैं आम की जिनमें मालफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी किस्में हैं जिनमें मालफॉर्मेशन सर्वाधिक होता है, तो बम्बई हरा, जिसे हम बॉम्बे ग्रीन के नाम से जानते हैं, चौसा, नीलम और तोतापुरी, ये ऐसी किस्में हैं जिनमें मालफॉर्मेशन ज़्यादा होता है। फिर बात आती है बेर में व्यावसायिक प्रवर्धन रिंक लिकाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अर्का, अनुपमा और जोबनेर ग्रीन किसकी किस्में है, पालक की किस्में, मोहन भोग, माल भोग किसकी किस्में है, या आपके केले की किस्में। वहीं बात आ जाए कृष्ण भोग किसकी किस्में, तो आम की किस्में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी, गुड़गांव में हुई थी। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आभासी फल कौन सा है, ये केवल आभासी फल माना जाता है, ट्रू फ्रूट नहीं है। सेव को आभासी फल कहा जाता है या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। फिर बात आती है भारत में गूगल की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। हालांकि अपने गूगल ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता दिया। मैपाक्स और कनक किसकी किस्में हैं, ये आपके गूगल की किस्में हैं। फिर बात आती है विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी केसर की कीमत है, तो कश्मीर का जो केसर होता है उसकी सबसे ज़्यादा कीमत होती है। लेकिन बात आ जाए कि सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो ईरान में केसर का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। फिर बात आ जाए पपीते के एक पौधे से पपेन कितना प्राप्त होता है, 300 से 400 ग्राम पौधे से एक पौधे से पपेन प्राप्त होता है। और छुआरा किस्म किसकी है, बेर की किस्म है। और पंजाब छुआरा किसकी किस्म है, टमाटर की किस्म है। और छुआरा बनता किससे है, खजूर से बनता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले छुआरा किसकी किस्म है, बेर की, पंजाब छुआरा टमाटर की। और छुआरा का निर्माण किस फल वृक्ष से होता है, फल से होता है, तो वो खजूर से होता है। तेमुरिया किसकी किस्म है, आम की किस्म है। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाता है। ग्वार की कुछ किस्में हैं जो होमी जहांगीर बाबा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है। उसके अगली बात की जाए कि पौधों में पुष्पन के लिए क्या काम आता है, फास्फोरस जो है पुष्पन के लिए काम आता है। और फिर पूछ लिया जाए कीटों के रक्त में क्या होता है, क्योंकि कीटों का जो रक्त होता है वो लाल नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है उसमें क्या होगा, आरबीसी अनुपस्थित होती है, इसीलिए उनका जो कलर है वो लाल नहीं होता है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बहरामपुर पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद पूछ लिया जाए लाख में रेजिन कितने % होता है, तो 68% होता है। फिर अगली बात की जाए कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, या किसे कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, आम है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है, हॉकी को कहा जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय ये हो गए। अब हम बात करेंगे राज्य की, क्योंकि राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पशु अगर बात कर ली जाए तो शेर है। राज्य पुष्प, हम राज्य पुष्प की बात आ गई, वो राष्ट्रीय पुष्प था कमल। अब राज्य पुष्प की अगर बात आए तो रोहिड़ा का जो फूल है
अब ये ध्यान रखिएगा, रोहिड़ा के फूल को राज्य पुष्प की संज्ञा है, रोहिड़ा के वृक्ष को नहीं है। राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है। राज्य पक्षी की बात की जाए तो गोडावण को कहा गया है। और उसके बाद अगली बात की जाए राज्य खेल कौन सा है तो बास्केटबॉल को कहा गया। और राज्य पशु की बात करें तो दो तरीके के राज्य पशु है। अगर वन्य जीव में बात करें तो चिंकारा जिसे गजेला गजेला कहा जाता है, और दूसरा नॉर्मल ऊंट को भी घोषित किया गया है। फलों का राजा किसे कहा जाता है तो आम को कहा जाता है। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, हम बेर को कहते हैं। बाथरूम फ्रूट के नाम से किसे जानते हैं, आम को जाना जाता है। और वही बात आ जाए राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं तो खेजड़ी को कहते हैं। और फल विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। और ये ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द है। वहीं बात आ जाए सब्जी विज्ञान को क्या कहते हैं तो ओलेरी कल्चर कहते हैं, ये लैटिन भाषा का शब्द है। बात आ जाए फूल विज्ञान की तो ये भी क्या है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, लैटिन भाषा का शब्द है। बात आ जाए एग्रीकल्चर की, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। इसके संदर्भ में मैंने आपको ट्रिक बता रखी है जनरल एग्रीकल्चर के वीडियो में, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है तो सेरीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। जलीय जीवों की खेती को क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर कहा जाता है। भगवान का फल किसे कहते हैं, कोकोआ को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फ्रूट ऑफ गॉड या भगवान का फल किसे कहा जाता है तो कोकोआ को कहा जाता है। उसके बाद शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं, सेव को कहते हैं। हरा सोना आप अफीम को कहते हैं। सफ़ेद सोना अगर यहाँ पर नहीं है मैं बता देता हूँ, सफ़ेद सोना जो है वो आपके कपास को कहा जाता है। फिर भारतीय वियाग्रा या भारतीय शिलाजीत के नाम से सफ़ेद मूसली प्रसिद्ध है। विंटर बनाना किसकी किस्म है, वो आपके एप्पल की किस्म है। उसके बाद बात आती है अगली, सेव का एक स्पेशल रोग है एप्पल स्कैब रोग, ये बहुत पूछा जाता है। हालांकि एमपीओटी के जो एग्जामिनेशन है मिड एग्जामिनेशन उनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर बात आती है चीकू से कौन सा रसायन प्राप्त होता है, चीकल। बिरलुए से कौन सा होता है, मार्मेलोसिन प्राप्त होता है। वहीं बात आती है मेहंदी से कौन सा रसायन प्राप्त होता है तो मेहंदी से लासोन नामक रसायन प्राप्त होता है। फिर बात आ गई राजस्थान में उद्यान ने जयपुर में, और पपीते से क्या प्राप्त होता है, पपेन प्राप्त होता है। खीरे में जो सुगंधित तत्व होता है वो नोनाडाइनिल के कारण होता है। और मूली में जो तीखापन का कारण है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण है। कच्ची गोभी में जो सुगंध आती है वो एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण आती है। और पकाई हुई गोभी में जो सुगंध आती है वो डाइमिथाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। फिर बात आती है विश्व का सबसे बड़ा फूल क्या है, वुल्फिया है। सबसे छोटा फूल क्या है, फ्लेशिया है। और सबसे बड़ा फल क्या है, वो कटहल है। इसके बाद अगर बात की जाए थार मानक किसकी किस्म है, वाटरमेलन तरबूज की किस्म है। ये कहाँ से निकली है तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से ये निकली है। 2 से 3 ऐसी डिजीज है जिनसे रेजिस्टेंट वेराइटी है। थार सेविका या थार बेवराज किसकी किस्म है, बेर की किस्म है। थार बोल्ड लेसुआ की किस्म है। थार समृद्धि गंवार की, माफ कीजिए, लौकी की किस्म है। तो ये जो सारी किस्में हैं ये बीकानेर से निकली हुई है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत में फल सब्जी तुड़ाई के उपरांत हानि कितनी होती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है 30% तक। और भारत में फल सब्जी का परिरक्षण कितना होता है, सबसे कम होता है 2%। फिर एक बात आती है शून्य ऊर्जा कूल चैम्बर किसने स्थापित किया था, या इस टेक्नोलॉजी का इजाद किसने किया था। ये वो टेक्नोलॉजी है जो फल और सब्जियों को कम टेम्परेचर पे प्रिजर्व करने का काम करती है। तो ये डॉक्टर सुशांत कुमार राय ने एस्टेब्लिश की थी या इस टेक्नोलॉजी की खोज की थी। अब शून्य ऊर्जा कूल चैम्बर के अंदर और बाहर के तापमान में कितना फर्क होता है, 18 डिग्री का फर्क होता है। अगर बाहर पर 36 डिग्री टेम्परेचर है और आप अगर शून्य ऊर्जा कूल चैम्बर डिग्री में रख रहे हैं तो वहाँ पे आपको 18 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस मिलेगा। ये किस सिद्धांत पर काम करता है तो वाष्पशीलन के सिद्धांत पर काम करता है। केले में भंडारण की जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री है। आम में भंडारण का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है। और सेव की बात की जाए तो 1 डिग्री 0 या 1 डिग्री टेम्परेचर पर सेव को भंडारित किया जाता है। उसके बाद हाइपोबेरिक भंडारण किस में काम में आता है ये पूछा जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में हाइपोबेरिक भंडारण काम में आता है। अगली बात करें पत्ता गोभी में एंटी कैंसर तत्व कौन सा होता है, इंडोल 3 कार्बिनोल इसमें एंटी कैंसर तत्व होता है। फिर पत्ता गोभी में सुगंध की बात आ जाए तो एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आम में कितने प्रतिशत फूलों से फल बनते हैं तो केवल 0.1% फूलों से फल बनते हैं, ये इसके डाटा हैं। उसके बाद बात आती है, हमने पहले ही बात कर ली थी, बीज वाले अंगूर से क्या बनाते हैं, मुनक्का बनाते हैं। और बीज रही से क्या बनाएंगे, हम किशमिश बनाएंगे। फिर अगली बात आती है गुलाब की कांटे रहित किस्म कौन कौन सी है, चित्रा, सुचित्रा, पूसा, मोहित। और फूल सुखाने में जो उपयोगी सामग्री थी या जो रसायन था वो कौन सा था, बोरेक्स था। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है दोस्तों, लेकिन
लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पिछले 8-10 सालों में पूछे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा फास्ट ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर ये समझ में नहीं आता, इसकी पीडीएफ की आवश्यकता आपको होती है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने नंबर देकर या मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपसे वापस आगे बात कर लूँगा, आपको पीडीएफ में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।